सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैवेलियर पीसीएस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं एक ईपीएफओ यो टॉपर जो 2021 में सिलेक्ट हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने बीपीएससी भी निकाला है। सर आई वेलकम यू ऑल इन दिस प्लेटफॉर्म एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव यू। सर, इससे पहले थैंक यू। आप थोड़ा हाँ सर, इससे पहले आप अपना बैकग्राउंड दे दीजिए। आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया, क्या क्या क्वालिफिकेशन है एंड व्हाट वाज द जर्नी। मैंने बीटेक और एमबीए किया है ट्रिपल आईटी ग्वालियर से। और जब मैं कॉलेज से निकला तो उसके बाद मैं प्रिपरेशन में आ गया यूपीएससी का। तो यूपीएससी भी दे रहा था और उसके साथ ही 2020 में इसका फॉर्म आया था ईपीएफओ का, एओयू का। तो उसके बाद इसका जो प्री हुआ वो 2 बार डिले हुआ था और इसका प्री हुआ सितंबर 2021 में। और फिर इसका फाइनल रिजल्ट आया अगस्त 2022 में। उसी दौरान बीपीएससी का भी मैंने दिया था पेपर। तो उसे मेरा 67 बीपीएससी में मेरी रैंक 400 के राउंड आई थी। और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ अगस्त में और फिर मेरी ज्वाइनिंग हुई जनवरी 2023 से। तो अभी मैं इसी में अभी एओयू काम कर रहा हूँ ईपीएफओ में। वाह सर। सर, ईपीएफओ में सेलेक्ट होने का पूरा जर्नी प्रोसेस क्या आप बता सकते हैं। हाँ, जैसे इसमें इसमें जैसे कि मेनली यूपीएससी के जो बच्चे हैं वही आते हैं, यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं वही ये पेपर मेनली लिखते हैं। और ये कंटिन्यू होता नहीं, हर साल नहीं होता यूपीएससी बीपीएससी की तरह, यूपीपीसीएस की तरह। तो ये लास्ट हुआ था 2018 में, 17-18 में, फिर 22-23 में हुआ। और फिर अभी 24 में हुआ था और 25 में फिर से हो रहा है। तो इसमें है कि इसमें दो पार्ट्स हैं। अगर जिन्हों की तैयारी करना है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है जो यूपीएससी के सेम होते हैं सिलेबस। और सेकंड पार्ट तो यूपीएससी वाला जो है वो तो सबको पता है। जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि जैसे उसमें आपका सबसे पहले इंग्लिश है जो कि यूपीएससी में नहीं आता है। सीसेट में आता है लेकिन वो कॉम्प्रहेंशन आता है, इसमें आपके ग्रामर्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स हर कुछ आता है। और उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर जो कि एक्स्ट्रा। फिर आपका मैथ एंड रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं इसमें। और उसके बाद आपके आते हैं लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, और इंश्योरेंस, और सोशल सिक्योरिटी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट है। तो हमें इसमें दो पार्ट्स में तैयारी करनी चाहिए, एक यूपीएससी के साथ जो है और एक जो एक्स्ट्रा है। तो अगर हम सर एक्स्ट्रा वाले को। हाँ। सर, आपको मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। सर, जैसे हम्म। हमारे ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी भी टारगेट कर रहे हैं और ईपीएफओ भी टारगेट कर रहे हैं दोनों। तो हम्म। पहला क्वेश्चन आप ये मुझे बताइए कि क्या हम्म। दोनों एग्जाम साइड बाय साइड हो सकता है, बीपीएससी भी मैं करूँ और ईपीएफओ भी करूँ। देखिए, मैं अपना ही बताना चाहूंगा। जैसे बीपीएससी का एक 66 का रिजल्ट आया था अगस्त में, अगस्त 2022 में। और ईपीएफओ का भी रिजल्ट आया अगस्त 2022 में। और मैंने बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था 66 का। उसमें फाइनल नहीं हुआ था मेरे 3 या 4 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर से। और ईपीएफओ में मेरा रैंक आ गया, तो साथ में ही मैंने दिया था उस दौरान ही। और जब इसका रिजल्ट आया उस समय भी 67 का प्री होने वाला था। तो ये साथ में ही सब कुछ चला था। तो इसका जैसे अभी 13 सितंबर को बीपीएससी का प्री है। और ईपीएफओ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 30 नवंबर को हो, जैसा चल रहा है अभी मार्केट में। तो अभी बहुत ही अच्छा अच्छा टाइम है कि आप बिना एक भी दिन वेस्ट किए आप यहाँ पे 13 सितंबर तक जो वो पोर्शन है जो बीपीएससी और ईपीएफओ का कॉमन है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, और भी जितने पॉलिटी हो गया, जितने भी हैं, सबको आप पहले 13 सितंबर तक सिर्फ वो पढ़ें। उसके बाद आपके पास लगभग लगभग 2.5 महीने मिलेंगे। और 2.5 महीने में आप जो बचे हुए हैं काउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, कंप्यूटर, ये सब पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर तो दोनों में आना है। तो करंट अफेयर का लेवल लगभग सेम ही रहेगा दोनों में, बीपीएससी में भी और ईपीएफओ में भी। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी 13 सितंबर तक बीपीएससी का करिए और उसके साथ जैसे ही बीपीएससी का प्री हो जाए तो बिना रिजल्ट का इंतजार किए आप इसमें लग सकते हैं। और अगर आपका प्री हो जाता है बीपीएससी का तो फिर आप देखिए, अगर आपको मेंस तो उसके मेंस में लगिए, और नहीं तो फिर ईपीएफओ तो है ही 30 नवंबर को। ओके सर, सो आप कह रहे हैं कि दोनों साइड बाय साइड हो सकता है, बीपीएससी हाँ, का नहीं, तैयारी। तरीका ही यही हाँ। है। आप अलग से आइसोलेशन में नहीं तैयारी कर सकते हैं किसी एक का, क्योंकि सेम ही सिलेबस है। तो राइट। फिर क्यों करना है आइसोलेशन में तैयारी कि एक अलग किया एक दूसरा अलग किया, दोनों ही करना चाहिए। राइट सर, सो मैं समरी में हम्म। देता हूँ जो सर ने कहा। सर ने ये कहा है 13 सितंबर जो आपका बीपीएससी का डेट है, उस टाइम तक आप जितने भी आपके कोर जीएस के टॉपिक है, आप साइंस कर लो, हिस्ट्री कर लो, आर्ट एंड कल्चर कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
ये सारा आप कर लो, और उसके बाद जो आपको 2.5 महीना मिलेगा, 30 नवंबर को एग्जाम है, उसमें आप जितने भी ईपीएफओ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, आप वो सारे कर लो। सर ये सही है, समरी इसका सही है, आप जो आपने जो बताया? हाँ, अभी तो मोस्ट प्रोबेबली 30 नवंबर का ही डेट अभी जैसा सर्कुलेट हो रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे, पता नहीं वो होगा या नहीं। लेकिन हाँ, ढाई राइट महीने तो सर। मिलेंगे सितंबर के बाद, नवंबर लास्ट या दिसंबर में ही पेपर होगा तो मिलेंगे 2.5 महीने लगभग। और सर क्या वो हम्म। 2.5 महीना इनफ है, ये जो आप टॉपिक्स आपने बताया, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, नहीं आईआर, नहीं, ये वाले? अगर देखिए, अगर अगर कोर तैयार है, जैसे कि वो पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, करंट अफेयर, तो 2.5 महीने में 3 बार रिवीजन हो सकता है बाकी टॉपिक्स का। अच्छा, फिर तो सही है सर। ठीक है सर, ये सेम वाला। सेम स्ट्रेटजी यूपी पीसीएस वाले कुछ यूपी भी दे रहे होंगे, तो उनका भी बारह जी अक्टूबर सर। को पेपर है, तो वो भी अपने हिसाब से इसे अरेंज कर सकते हैं कि अभी वो शुरू में थोड़ा ये इसका चालू कर दे, ये अकाउंटिंग वगैरह थोड़ा सा अभी पढ़ ले, और बाद के लिए वो जो बचा उनके पास तो 1.5 महीना रहेगा, तो वो कर सकते हैं। हाँ। और अच्छा। जिन्हें तीनों देना है वो 12 अक्टूबर तक ये कोर पे फोकस करे, और उसके बाद 1.5 महीने में उन्हें ज्यादा मेहनत करना होगा, ऑब्वियसली ज्यादा मेहनत करना होगा। लेकिन हाँ, वो तब भी राइट। 1.5 महीना बहुत होता है उन सब्जेक्ट्स के लिए। लोग तो मतलब एक एक दो दो वीक में भी करके जाते हैं, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीटें कम हो रही हैं, तो अब तो ज्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन हाँ, 1.5 महीने में भी किया जा सकता है वो। राइट सर। राइट सर। सर जैसे आप पिछले 2 साल से वर्क कर रहे हो ईपीएफओ में, राइट? हाँ, मतलब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो रहे सर। हम्म। तो बहुत लोगों का क्वेरी भी ये भी है कि ईपीएफओ का वर्क प्रोफाइल क्या है, आप उसमें क्या काम करते हो, वर्क प्रोफाइल। हम्म। फिर अगर आप बताना चाहते हो तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि आज के डेट में बहुत लोग रील्स के भरोसे रहते हैं, सो सैलरी स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, तो अगर हो सकते हो वर्क प्रोफाइल बता दो और तो सैलरी पहले स्ट्रक्चर। पहले मैं एओयू का बताता हूँ, जो मैं भी कर राइट रहा सर। हूँ एओयू पे ही हूँ। तो एओयू में दो पोस्ट है, एओ ईओ। पहले 2 साल आपको एओ रखा जाता है, तो 2 साल आप एओ रखेंगे। एओ आपका ऑफिस जॉब है, जिसमें आपको अलग अलग सेक्शंस में रखे जाएंगे, अकाउंट्स में, कंप्लायंस में, और भी पेंशन है, और भी सेक्शंस है, उसमें आपको ऑफिस वर्क है। तो उसमें आप जैसे कि जो आपको जो अकाउंट्स में, जैसे कि जो ईपीएफओ से जो पैसे निकालते हैं, जिनके पीएफ कटते हैं, तो उनको आप डील करते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको पेंशन टाइम पे मिले, उनके जो भी वो पैसे विड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। फिर आता है ईओ का। ईओ में आपका फील्ड जॉब है। इसमें आपकी ड्यूटी होती है मेनली इंस्पेक्शन करने की। आपको अब जो ईओ है, उन्हें पहले इंस्पेक्टर्स, अभी भी लोग इंस्पेक्टर ही बोलते हैं, लेकिन अब इनका जॉब जो है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, कि आपको उन्हें बताना भी है इस्टेब्लिशमेंट्स में जाकर कि अगर कोई उन्हें दिक्कत आ रहा है तो उन्हें हेल्प भी करना है। और इसके बाद अभी जैसे कि अभी जो फॉर्म आया है, उसमें एपीएफसी का पोस्ट है। आप एयूएस से जो प्रमोट होते हैं, तो फर्स्ट प्रमोशन आपको एपीएफसी में मिलता है। तो एपीएफसी का मेनली है कि आप जैसे एक एपीएफसी में अगर वो आरओ में है, जैसे बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस होते हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस होते हैं ईपीएफओ के, फिर जोनल ऑफिसेस होते हैं, फिर हेड ऑफिस दिल्ली में है, जोनल ऑफिस आपके स्टेट कैपिटल्स में है, जैसे कि आपका कानपुर में यूपी का, पटना में है बिहार और झारखंड का, ऐसे करके आपका चंडीगढ़ में है पंजाब का। तो ऐसे करके आपका अलग अलग जोनल ऑफिसेस होते हैं, फिर आरओ जो होते हैं रीजनल ऑफिसेस होते हैं, जो कि जैसे कि ये पंजाब में आपका लुधियाना है, चंडीगढ़ है, भटिंडा है, अमृतसर है, जालंधर है, और इधर यूपी में इलाहाबाद है, गोरखपुर है, वाराणसी है। तो ऐसे करके बहुत सारे जगहों पे है। बिहार में मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना है। तो ऐसे करके आपके रीजनल ऑफिसेस होते हैं। तो एपीएफसी का यही जॉब है कि इनका इनका एपीएफसी जो है, इनके पास जुडिशियल पावर भी होता है। तो इनका ये होता है कि ये जैसे कि अगर कोई फॉल्ट करता है, अगर वो कोई पैसा जमा नहीं कर रहा, तो इसके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में ये अपना जजमेंट देते हैं, और उसके हिसाब से फिर उनके ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट्स फॉल्ट करते हैं, उनके ऊपर इनकी कार्रवाई की जाती है। राइट सर। सो आई थिंक आपने पूरा समाप्त कर दिया है एओयू और एपीएफसी का। तो बहुत डाइवर्सिफाइड रोल है सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड जॉब प्रोफाइल। हाँ, सर ऐसे बहुत इसका, सारे, बहुत हाँ, कम ही जॉब हैं जहाँ पे आपको फील्ड का भी एक्सपीरियंस हो और और ऑफिस का भी एक्सपीरियंस हो। ऑफिस का भी हो। सर इन टोटल बहुत अच्छा अभी फिलहाल जॉब प्रोफाइल है ये वाला। सर सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप बताना चाहो ईओ का जैसे, पहले। हाँ, एओ है ना, वो लेवल 8 पे आते हैं, तो उनका बेसिक अभी है 47,600।
तो इसमें इसमें अभी 47,600। तो सिक्स हंड्रेड इसमें अभी ठीक है। डीए, हाँ, अभी अभी करंट आज के दिन पे डीए चल रहा है यहाँ पे 55%। तो अभी इसमें 55% डीए मिलता है। फिर इसमें 2,000 रुपये एफए में बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस, वो अच्छा मिलता है सर। यहाँ पे। और सर इन शॉर्ट फिर पूरा ग्रॉस कितना आता है? ग्रॉस ग्रॉस ना तीन तरह के मतलब होते हैं, एक्स बाई जेड सिटीज। एक सिटीज अच्छा में ना सर। अभी ग्रॉस, अभी अगर ग्रॉस देखा जाए तो यहाँ पे 1 लाख के राउंड ग्रॉस बन रहा है। हम्म। एक्ससिटी में 1 लाख के हाँ, उससे क्रॉस। उससे थोड़ा कम बाई, थोड़ा कम जेड में जाता है। ठीक है सर, सो एओयू का मैं बात बहुत ही कर रहा हूँ। और एओयो का एपीएफसी बात करें। में बेसिक ही हो जाता है आपका ये 56,100। तो इसी इसी राइट बेसिस पे सर। बाकी भी जो चीजें हैं वो बढ़ते चली जाती हैं। तो उस हिसाब से राइट उनका सर। ग्रोथ और 1 लाख से ऊपर चला जाता है। सर इसका मतलब ये है कि दोनों बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है। अगर अगर बहुत लोग जो पैसे के पीछे जाते हैं तो फॉर देम बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है ये वाला। हाँ, ये और सैलरी आपने भी ठीक है और एक सेटिस्फेक्शन है आपको जॉब में। जब सेटिस्फाइड आप राइट सर मेरा। हम्म, किसी को पेंशन चाहिए 60 की एज में, 58 की एज में, और जब आप हेल्प करते हो तो अच्छा, मतलब एक आपको सेटिस्फेक्शन भी है। राइट सर। राइट सर। सर एक और सवाल था लोगों के बीच में, जैसे कि बहुत लोग हैं फर्स्ट टाइमर है जो ईपीएफओ के बारे में अभी जाने या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। सर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या गाइडेंस मतलब कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी से क्या नहीं हो सकता है ईपीएफओ? और आपने भी बिना किसी कोचिंग से, फॉर्मल कोचिंग के बिना आपने किया था। तो सर एक बता दीजिए कि क्या फॉर्मल कोचिंग ज़रूरी है या फिर खुद से भी आदमी कर सकता है इसका तैयारी? देखिए, इसका अगर एक ब्लैंकेट आंसर हो तो ये तो है कि खुद से ही किया जा रहा है। जितने भी मेरे सर्कल में थे सबने खुद से किया, लेकिन हाँ, ऐसा कोई नहीं जिसे ने हेल्प नहीं लिया। तो ये चीज है कि हेल्प तो सबने लिया, लेकिन हाँ, सेल्फ स्टडी से ही होता है। इसमें अब है कि हेल्प कहाँ पे लेना है। जैसे कि जो आपके टॉपिक्स हैं नॉर्मल यूपीएससी वाले, उसमें आपको हेल्प नहीं लेना है। आप सबको पता है कि कौन से बुक्स हैं। लक्ष्मीकांत जो है वो कल भी था, आज भी है, और अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल जितना है वो रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपका आता है जो सेकंड पार्ट, जैसे जो ये जो है अकाउंटिंग, इंश्योरेंस वाला जो पोर्शन है, लेबर लॉ वाला। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे कि आप, जैसे लेबर लॉ का मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इक्वल रिमुनरेशन का है, फिर ईपीएफ एक्ट ही है, फिर ईएसआईसी का है। तो ये सब जितने एक्ट्स है ना, इसका दो ऑप्शन है। या तो आप किसी कोचिंग का नोट्स उठा लें, या फिर खुद से गूगल पे उस एक्ट्स को लिखे, और सेक्शन बाय सेक्शन, ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे पहले 2 सेक्शन, 3 सेक्शन में रहेगा डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉयर किसे कहते हैं, एम्प्लॉय किसे कहते हैं, ये सब चीजों का डेफिनेशन है। फिर जो मेन उनका कोर है कि वो कब आप, जैसे पेमेंट, मैं एग्जांपल देता हूँ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में, तो ग्रेचुटी एक्ट 5 साल में किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, 5 साल से कम में क्या है, 5 साल से कम में भी मिल सकता है तो उसका क्या, उसके क्या फैक्टर्स हैं कि उसे मिले। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो आप खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ईपीएफओ लास्ट ईयर का, आप देखें तो उसमें एक्ट से बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। उसके पहले साल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए थे, अकाउंटिंग हो या एक्ट्स हो, लेकिन अब अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं कोई भी, लेकिन हाँ, ज्यादा अच्छा है कि आप गूगल में उस एक्ट्स को लिखें। जैसे कि आप लिख रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, तो उसको आप आराम से, उसमें जितने भी प्रोविजन है उसको खुद से पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स बना ले, और उसके हिसाब से आप खुद को उस पर रिवाइज करें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे वहां। राइट सर। ठीक है सर, ये एक्ट्स वाला पार्ट क्लियर हो गया। सर इसके अलावा बहुत लोग हैं जो मतलब इतना गूगल करने वाले नहीं है। सो क्या आपका कोई ऐसे पर्सनल चैनल है जहाँ पे आप मेंटोरशिप देते हो या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे आप फ्री नहीं में आप नहीं, करा अभी दो? अभी मेरे पास तो कोई चैनल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि अगर ये इसी पे अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप हो तो मैं उसमें ऐड हो जाऊंगा, या यूट्यूब पे कमेंट्स में भी कोई, तो मैं डाउट में अगर कोई पूछे तो मैं उससे बता दूंगा, कोई दिक्कत मुझे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसी चैनल पे अगर कोई हो तो मैं हेल्प कर दूंगा। अगर कोई ऐसे, अगर 8, 10 लोग, 20 लोग मिलते हैं कि उनके दिक्कत हो रही है मेंटोरशिप के लिए, तो मैं उन्हें हेल्प कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्री मेंटोरशिप बना करके, जैसे अगर कोई ऐसा ग्रुप बना बना दिया जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर। सो मेंटोरशिप के लिए सर रेडी है, सो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम लोग एक डेडिकेटेड ग्रुप बना देंगे ईपीएफओ के लिए। सो सर विल गाइड यू ऑल, और वो सारा चीज़ फ्री रहेगा। और इफ़ टाइम परमिट सर अपना नोट्स भी शेयर कर लेंगे, और अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो वो क्लियर भी कर लेंगे।
हाँ, मैं बात भी कर लूंगा, अगर किसी को ऐसा डाउट हो तो हम लोग कभी चैट पे या फिर जैसे टेलीग्राम पे ग्रुप कॉल होता है ऐसे वीकेंड्स पे बात भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राइट सर, राइट सर। सो लास्ट में सर, बस लास्ट एक, अगर एक एडवाइस अगर आप देना चाहते हो किसी जो घर बैठ के तैयारी कर रहा है, या फिर जो अभी यूपीएससी जिसका नहीं क्वालिफाई हुआ है और बीपीएससी का वेट कर रहा है, सो एक लास्ट एडवाइस क्या होना चाहिए? क्या ईपीएफओ फॉर्म भरना चाहिए? और अगर भरना चाहिए तो डेडिकेटली तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? देखो, ईपीएफओ एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है अभी, और भी है मतलब ईएसआईसी में डिप्टी डायरेक्टर, लेकिन वो उसमें नॉर्मल नहीं होता है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे होते हैं। तो ईपीएफओ एक ऐसा, सिर्फ अभी एक ऐसा है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और आप सीधा एक प्री और इंटरव्यू दे करके आप लेवल 8 और लेवल 10 का जॉब ले सकते हैं। राइट सर, ये सबसे बड़ा चीज़ है, मेंस हाँ, आप स्किप तो फिर जिसका। इसमें मेरा हाँ। एक एडवाइस ऐसा है, सिर्फ यही है कि मैं जैसे देख रहा था कि लोग कहते हैं कि जो स्पेशल पोर्शन है जो इसमें है ना, जैसे ये लेबर लॉ वाला, इधर इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला, कि वो आराम से बस ऊपर ऊपर करके चले जाओ। लेकिन यही है ना कि सीट्स कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस 10 लाख तो कम से कम भरेंगे फॉर्म, 10 लाख के अराउंड तो भरेंगे ही फॉर्म। तो राइट इसमें सर। ये चीज है ना कि एक टाइम जो भी वेस्ट करेगा वो घर में पढ़ रहा हो या फिर कोचिंग में पढ़ रहा हो, तो नहीं निकलेगा, इस बार नहीं होगा। पूरी हर जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, 9 10 11 जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, हर टॉपिक पे पहले एमसीक्यू, पहले पी बाई क्यू करना है, फिर जितना अगर मार्केट में जितने एमसीक्यू हैं वो कर लेना है, और उसके बाद रिवाइज करना है खुद के नोट्स। तभी है, कोई भी हो, इसके बिना इस बार पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि सीट्स कम है और लोग बहुत ज्यादा भरने वाले हैं इस बार। सर जितने सीट्स, कितने लोग इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं? ये जैसे अगर पिछली बार जैसे वन 400 फिफ्टी सिक्स सीट्स सीट थे, है पिछले बार पिछली बार 400 सीट था। 400 सीट्स थे, तो जैसे मेरे टाइम टेन पे भी टाइम्स। 400 के लगभग थे एओईओ वाले से। तो मेरे टाइम पे 13 1400 लोग को कॉल हुआ था। इस बार 400 सीट में 1500 को लगभग कॉल हुआ था। मतलब मोर देन 3 टाइम्स, बट अराउंड 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स। अराउंड 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स, ठीक है सर। हम्म। तो कंपटीशन तो सर बहुत ज़्यादा है। अगर 10 लाख 50% अटेंडेंस भी आए, 5 लाख में सर 1500 में घुसना नॉट इजी टास्क नहीं है। सो मतलब जो आपने बताया कि अभी से ये जो इनका बीपीएससी है, सो अपना जीएस वाला स्ट्रांग कर ले, और उसके बाद जो 2 महीना बचेगा उसमें जो ईपीएफओ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसको बहुत अच्छे से डेप्थ एनालिसिस कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, एमसीक्यू लगा लो, और जितने भी टॉपिक्स है उसको गूगल कर लो। ये होना चाहिए ना सर मेन? हाँ, अभी जैसे कि अभी प्री भी हो चुका है यूपीएससी का, तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे। तो हमें तैयारी उसी उसी ढंग से करना होगा ना, कि क्योंकि सभी लोग फॉर्म भरने वाले हैं। जो लोग, जिन लोगों का जैसे कि जिनका प्री नहीं हुआ था यूपीएससी में, जो बीपीएससी दे रहे हैं, जो यूपी पीसीएस देंगे, सब लोग इसमें आएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम सिर्फ ऐसे शॉर्ट नोट्स और शॉर्टकट्स पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं इस टाइम पे। राइट सर, ठीक है सर। ये वाला चीज़ हो गया। सर इसके हम्म। अलावा कुछ कुछ जीएस के लिए अगर आप बता सकते हो कि हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए एक अल्टीमेट सोर्स क्या होना हम्म। चाहिए जैसे हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी के लिए तो अभी भी, जैसे अगर ईपीएफओ का पुराना उठाया जाए क्वेश्चन, तो घटनाचक्र से बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है सर। जी सी। हाँ, और जो बेसिक, जैसे जो बेसिक है ये हिस्ट्री के लिए लोग पढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में कुछ लोग आर एस शर्मा सतीश चंद्रा भी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम है। तो क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, लेकिन है कि एक ही लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और घटना चक्र में फायदा हो जाता है कि वो सारे तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वहां पे उन्हें लगता है कि देखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है और सर। उसके बाद करंट अफेयर तो वही, जो बीपीएससी और यूपीपीसीएस का लेवल है, इसी लेवल पे आता है। तो यूपीएससी वाला स्पीडी। करंट अफेयर नहीं आता है, उसी लेवल अच्छा। पे आता है जो हम। तो स्पीडी स्पीडी एडुटेरिया, आई एडुटेरिया, दृष्टि, आई हाँ, आई दृष्टि। दृष्टि इन चीजों से हो सकता है, हाँ। ठीक है सर। और तो क्या था, ये हिस्ट्री इसका पॉलिटी और क्या था एक? साइंस था सर, साइंस के लिए हाँ, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी कर ले, और क्वेश्चन तो बना ही ले, कहीं से बनाए, घटना चक्र तो ऐसे नॉर्मल सबको पता है। और अगर कहीं से मिल रहा है तो वो भी कर सकते हैं, हाँ। पर एमसीक्यू जो मेन सबसे फोकस। बेसिक हाँ। है वो पीवाईक्यू एक बार कर ले, उन्हें समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट सर। ठीक है सर, ये जीएस वाला पूरा हो गया। और जो नॉन जीएस पार्ट है जो ईपीएफओ स्पेसिफिक है सर, वो सारे चीज़ के लिए एक अल्टीमेट सोर्स जो आपने बताया, एक तो गूगल करने के लिए, और उसके अलावा हाँ, सर जैसे एमसीक्यू के मैं लिए कुछ। मैं अकाउंट्स पे आना चाहूंगा, जैसे अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में वो आपको बैलेंस नहीं करा रहे, बैलेंस शीट को वो बैलेंस करने के लिए नहीं देते हैं।
लेकिन वो बेसिक पूछते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए। ये आपके नोट्स आते हैं, अरिहंत के भी आते हैं बुक, अरिहंत की एक बुक आती है, मतलब उसमें पीवाईक्यू भी है और ये नोट्स वगैरह भी। तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, साथ में इसमें अच्छा है कि कोई, जैसे कि अगर कोई मेंटोरशिप हो या फिर कोई कोचिंग के नोट्स हो, वो देख सकते हैं। और इसमें है कि आपको बैलेंस शीट तो बैलेंस करने नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए बैलेंस शीट करने का, कि कैसे बैलेंस होता है, क्योंकि वो इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में क्या है, जैसे है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और उसके बाद ऑडिटिंग और इसके इंश्योरेंस से, ये तो बहुत ही मतलब 2 या 3 सवाल ही आएंगे, दोनों मिलाकर 5 सवाल से ज्यादा नहीं आते हैं। तो उस 5 में से अगर आप कोई भी नोट्स, बेसिक सा नोट्स पढ़ लें तो हो जाएगा। और जैसे अब सर। उस पे आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, और एक है सोशल सिक्योरिटी। उसमें जैसा मैंने बताया कि आपको उसका थ्योरी पढ़ना होगा, सोशल सिक्योरिटी कैसे इवॉल्व किया इंडिया में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और उसके बाद आईएलओ के बारे में पढ़ना है, हमारा जो डीपीएसपी है वो क्या कहता है इसके बारे में। ये सब चीजें पढ़ने आपको, पीवाईक्यू है इसका सिलेबस, अगर जानना है तो बस पीवाईक्यू है। और इस बेसिस पे, और बाकी जितने एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, माइंस के अलग हैं, सिनेमा के अलग हैं, बिल्डिंग वर्कर्स अलग हैं। तो उन सबको पढ़ना होगा। गूगल, मेरा जैसा एडवाइस है कि गूगल खुद करके पढ़ें। अभी टाइम है तो अभी गूगल करके नोट्स बना लें, एग्जाम के टाइम पे बस रिवीजन करना हो। गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ये सारे चीज से हाँ, वो गूगल लोग चैट कर जी, सकते मतलब हैं। जहां से भी वो राइट सर। बेसिक पढ़े, मतलब डायरेक्ट वो एक्ट्स पढ़े, ऐसा नहीं है कि कोई नोट्स पे ज्यादा डिपेंड ना करे, सीधा एक्ट्स को पढ़े। राइट सर। ठीक है सर, ये हो गया। एक और सर लास्ट सोर्स बचा, कंप्यूटर बचा। कंप्यूटर देख, कंप्यूटर और इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश तो बेसिक आता है, अगर आप नॉवेल्स वगैरह हाँ। पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है तो उससे हो जाता है। बेसिक बेसिक ग्रामर ठीक। आता है। और कंप्यूटर जानता है, तो कंप्यूटर में जैसे पिछली बार बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाले क्वेश्चन आए थे। आईपी एड्रेस, मुझे जहां तक याद है कि आईपी एड्रेस पे भी क्वेश्चन आया था, उसमें एक ऑप्शन था जिसमें था कि 0 to 255 होता है, वो 255 से ज्यादा देकर वो ऑप्शन को इलिमिनेट करना था, राइट ऐसा सर। कुछ था। राइट सर। तो ये बेसिक पूछते हैं, मतलब बेसिक्स है, तो जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनका तो हो जाएगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं हो है। और जो जाएगा। नहीं यूज कर रहे हैं, वो कोई भी चैट जीपीटी या गूगल, चैट जीपीटी से ही वो बेसिक वो नोट्स ले लेना, बेसिक नोट्स फॉर राइट सर। कंप्यूटर, तो आ जाएगा, वो कर दे, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। राइट सर। सर वेटेज के अनुसार अगर देखा जाए, एक जीएस हम्म। वाला टॉपिक हो गया, एक नॉन हम्म। जीएस जो ईपीएफओ हम्म। सेंट्रिक है, तो सर कितना हम्म। परसेंट जीएस का वेटेज है और कितना परसेंट ईपीएफओ सेंट्रिक सब्जेक्ट का वेटेज है? जैसे जीएस का तो ज्यादा होगा बेटे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ना 70 चाहूंगा 30। बस। अगर, हाँ, हम्म। अगर इसमें ऐसा है, अगर वेटेज पे हमें बात ही नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका हम्म। एक भी पोर्शन में दो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आप हम्म। रेस से बाहर हो रहे हैं, कोई भी हो। राइट सर। तो हर टॉपिक को उतना ही मेहनत से करना है, जितना कि हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, हमें जैसे कि हमें सबको पता होता है कि 1935 से लेकर के 1947 में क्वेश्चन आना है, किसी भी कोई भी एग्जाम आता ही है। तो जैसा जितना मेहनत से वो पोर्शन को करते हैं, उतना ही हर टॉपिक को करना होगा। क्योंकि यहाँ पे बस एक या दो क्वेश्चन का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंस नहीं है बीच में। सीधा 10 लाख हम्म। बच्चों में से सीधा आपको यहाँ पे 500 बच्चों पे ले आया जाएगा। और राइट सर। 500 बच्चों में आने के लिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ही काफी होता है। तो इसमें ऐसा कोई मतलब कोई कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना वेटेज है। आपको 100% सिलेबस, 100% मोटिवेशन और 100% डेडिकेशन के साथ ही करना होगा। राइट सर। ठीक है सर, बॉटम लाइन इसका यही है कि यू हैव टू बी वेरी गुड थरो विथ योर जीएस। आपका नोट्स बना होना चाहिए जो आपके ईपीएफओ कोर टॉपिक्स है। आप मल्टीपल रिवाइज करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके रिवाइज करो आप। अगर बीपीएससी आप दे रहे हो तो आपका 13 सितंबर तक आपका जीएस करंट अफेयर्स सारा हो जाना चाहिए। बाकी 2 महीने आप जो ईपीएफओ सेंट्रिक टॉपिक्स है उसको आप रिवाइज करो। ये सारा चीज़ अगर आप कर और जो लोगे तो। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जो सिलेबस बताया है, 9 या 10 पॉइंट्स हैं, उसे आप राइट पहले सर। प्रिंट आउट लेके सामने रख लें। वो हाँ। हर हर टॉपिक, हर जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, आपको उसमें सब कुछ आना चाहिए, पीवाईक्यू बनना चाहिए, पीवाईक्यू आपसे आप सॉल्व करने लायक हो। पीवाईक्यू इज द मेन थिंग सर। मतलब दो हजार हाँ। तेईस का, 21 का, 17 का, सारा का पीवाईक्यू, मतलब हाँ, एक मैं बार आप मैं गो थ्रू मैं कर कहना लो। चाहूंगा ना कि आप 2003 से शुरू करें और आगे जाएं, क्योंकि 2000 जो अभी ये पेपर 23 में हुआ था जो पेपर,
वो 23 में सबसे हुआ था। मुश्किल पेपर था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। तो उसके बाद में करें, आप 3 से शुरू करें, फिर इधर 6, 5 या 6 का है, फिर इधर आपका 17, 18, 12 का है, 14 का है, फिर 17, 18 में किसी का है, फिर 21 का है, फिर 23 का है। तो ऐसे आप आगे राइट सर। बढ़ते जाएं। राइट सर। सो आई गेस सारा आपने सर सॉल्व कर ही दिया जितना भी क्वेरीज था ईपीएफओ से रिलेटेड। बट जिसको भी कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इसके हाँ, अलावा एक सर, और जैसे कमेंट्स अगर प्लीज आते सर, हैं तो कोई डाउट होगा तो एक बार और हम लोग ऐसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सेशन ले लेंगे, बिल्कुल सर। हाँ हाँ। और जैसे सर ने बताया, सर अगर सर को टाइम मिला और सर को शायद अगर हम लोग ने फोर्स किया और कमेंट सेक्शन में अच्छा खासा व्यूज आया तो रिव्यूज आया तो हम लोग एक डेडिकेटेड मेंटोरशिप स्टार्ट कर देंगे सर के द्वारा, फ्री होगा उसमें। सर जो अपना स्ट्रैटेजी है वो शेयर करेंगे, बिकॉज सर ने 2021 में भी निकाला है, 2023 में भी निकाला है, तो सर के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है निकालने का। सो सर विल बी देयर टू हेल्प अस ऑल। सो सर, सर यही था। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना थैंक यू। टाइम दिया। और ठीक है सर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।